तो चैप्टर 7 का ही लेक्चर 2 आज हम लोग देखेंगे। तो लास्ट लेक्चर में आपको डिफॉरेस्टेशन क्या होता है इसका इंट्रोडक्शन मिल चुका था, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा तो पहले वो देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने नहीं देखा था शायद। तो डिफॉरेस्टेशन आज हम पढ़ेंगे। और तो आज के लेक्चर में दो चीज़ मेनली हमें पढ़ना है। एक तो डिफॉरेस्टेशन क्या क्या चीज़ों से होती है, और डिफॉरेस्टेशन से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ से होती है और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो कॉन्सिक्वेंस है आगे वही क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि डिफॉरेस्टेशन का क्या क्या कॉज है। ओके, तो सबसे पहला बात कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है कि कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़ इन अ लार्ज स्केल, ठीक है। लार्ज स्केल पे हम ट्रीज़ को काटते हैं। अब ट्रीज़ को क्या क्या काटते हैं ये आप डेली लाइफ एग्जाम्पल से देखिए। इस चैप्टर में बेसिक चीज़ क्या है ना कि आप अपने डेली लाइफ के चीज़ों को ना एनालाइज करके यहाँ पे चैप्टर में देख सकते हो, ठीक है। अपने डेली रूटीन को देखोगे, डेली अगल बगल की चीज़ों को नोटिस करोगे, खुद ब खुद ये चैप्टर क्लियर होता चला जाएगा। कोई टफ चैप्टर नहीं है, बहुत बेसिक चैप्टर है, ठीक है। सबसे पहला बात, फ्यूल के लिए वुड का यूज़ करते हैं। बहुत जगह लकड़ियों पे खाना बनता है, ठीक है। लकड़ियों को एज अ फ्यूल बहुत जगह यूज़ किया जाता है। तो यही सारा चीज़ है। वुड का, कोल का प्रोडक्शन होता है जो पेड़ से ही दबने से होता है। सारा कुछ इनडायरेक्ट वे में जो फ्यूल्स होते हैं वो हम लोग के मतलब नेचुरल प्रोडक्ट से ही बने होते हैं, जैसे कि पेड़ से, इंसान के फॉसिल्स से। तो वही चीज़ है कि एज अ फ्यूल यूज़ हो रहा है बहुत ज़्यादा आजकल, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन किस कारण से किया जा रहा है? फ्यूल, एज अ फ्यूल उस चीज़ को यूज़ करने के लिए। दूसरा, घर में आप जानते हैं ये डोर, विंडोज़, फर्नीचर जो हैं सब लकड़ी के बने होते हैं। तो कैसे लकड़ी आती है? वही डिफॉरेस्टेशन होती है। कोई कंपनी डिफॉरेस्टेशन करती है एकदम लार्ज स्केल पे और उससे प्रोडक्शन करती है और वही फिर अपने दुकानों पे बेचती है। तीसरा है फॉर मेकिंग पेपर्स। यस, पेपर्स जो आप बुक यूज़ करते हैं, जो आप सारे चीज़ें, इनफैक्ट पेंसिल जो यूज़ करते हैं, सारे कुछ में पेड़ के लकड़ियाँ यूज़ होती हैं। चौथा हो जाएगा इंक्रीजिंग ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड टू फुलफिल द नीड्स ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। अब ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीज़ है। आप भी जानते हैं कि पॉपुलेशन हमारे इंडिया का, हमारे जो कंट्री का है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। पर डे मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज़ करता है। तो अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो गेहूँ चावल की तो कमी होगी मार्केट में। तो गेहूँ चावल भी तो ज़्यादा होने चाहिए ना। तो उसके लिए अलग अलग फैक्ट्रीज़ बैठेगी, अलग अलग कोल्ड स्टोरेज बैठेंगे, ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड होगा, ठीक है। तो जिस जिस जंगलों में पेड़ उगे हुए हैं वहाँ के भी पौधे हम लोग काट के उसको फार्मिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। वहाँ पे गेहूँ चावल उगा रहे हैं। किस लिए? क्योंकि हमारे देश में भूखमरी ना हो जाए, इस कारण से। तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए ही एग्रीकल्चरल लैंड को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो कि किसका कारण, जो किससे होता है? डिफॉरेस्टेशन से होता है। क्लियर हो गया आपको? फॉर बिल्डिंग हाउसेज, फैक्ट्रीज, यही इससे ही थोड़ा सा इंक्रीजिंग पॉपुलेशन बढ़ेगा। पॉपुलेशन बढ़ेगा तो खाएगा क्या, रहेगा कहाँ, क्या काम करेगा, कहाँ पे चलेगा? सड़क चाहिए ना ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इधर से उधर लाने के लिए। फैक्ट्रीज चाहिए ना जिसमें वर्कर्स काम करे, सारा कुछ प्रोडक्शन हो, हम लोग खाए पिए। तो सारी कुछ चीज़ें एक दूसरे से मतलब रिलेट करती हैं, ठीक है। एक सर्कल बन जाता है, साइकिल बन जाता है। आप इस चीज़ को अच्छे से सोचिएगा, आपको बहुत आराम से समझ आ जाएगा। तो ये तो हो गए कुछ नेचुरल कॉजेज़, नहीं ये मैन मेड कॉजेज़ हो गए, ये आर्टिफिशियल कॉजेज़ हो गए, ये हम लोगों के कारण हो रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ नेचुरल कॉजेज़ हैं जो कि प्रकृति खुद करती है, उससे कारण भी बहुत ज़्यादा पेड़ नुकसान होते हैं, हमारे डिफॉरेस्टेशन हो जाता है। सबसे पहला है उसमें फॉरेस्ट फायर्स। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने सुना होगा फॉरेस्ट फायर के बारे में। हाल फिलहाल उत्तराखंड के जंगल में आग लगना, ऑस्ट्रेलिया में इतना ज़्यादा फॉरेस्ट फायर हुआ था, ये सारा जो न्यूज़ आता है फॉरेस्ट फायर, ठीक है। तो ये सब नेचुरली अकर होते हैं, ठीक है। इसके डिटेल में आप अगर जाएंगे तो आप ऐसे नेट पे सर्च करके देख सकते हैं, पर अभी हम नहीं जाते हैं क्योंकि हमें बेसिक जानना है बस कि क्या क्या किस चीज़ से होता है। आगे ड्रॉट। ड्रॉट मतलब सूखा पड़ना। जिसको नहीं पता है ड्रॉट मतलब क्या होता है, उसको मतलब वो सूखा पड़ना, ठीक है। ये वर्ड्स आप याद रखिए, आपको बहुत जगह काम आएंगे आगे। ये सब भूलने वाले वर्ड्स नहीं हैं और ऐसा भी वर्ड नहीं है जो नहीं समझ आए। तो बहुत जगह सूखा पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है तो पानी की कमी हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है तो पेड़ों को पानी नहीं मिलता, सारे सूख जाते हैं, यही सारे चीज़ें। तो मतलब हमको लगता है कि अब आप लोग को क्लियर हो गया होगा ये सारा चीज़। तो डिफॉरेस्टेशन और सम नेचुरल कॉजेज डिफॉरेस्टेशन का क्या है, ये सारे रीजंस हैं। आपके बुक में भी होगा, आप बुक रीड कर सकते हैं एक बार अच्छे से। अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ आता है बस वही कमेंट सेक्शन मैसेज कर सकते हैं कुछ भी,
तो आगे हम लोग देखेंगे कॉन्सिक्वेंस। ओके, तो अगर आपको कुछ नोट करना हो तो आप पीछे जाके नोट कर सकते हैं। अब हम लोग कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मतलब जानने लायक चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। रीजंस पता चलेंगे आपको कि क्या क्या होता है, और कुछ आपके पुराने मिथ्स दूर हो जाएंगे जो आप पहले सोचा करते थे कि ये ऐसे होता है, पर वो वैसे नहीं होता है। ओके, तो पहले आते हैं हम शॉर्टेज ऑफ वुड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। तो डिफॉरेस्टेशन जब हो रहा है, ठीक है, तो आज के लिए क्या है कि आज आपको चाहिए, ओके, ये पहला पॉइंट जो है नोट कर लीजिए, आप कॉपी में नोट कर लीजिए, शॉर्ट पॉइंट्स है, ठीक है। आपके बुक में लंबे लंबे पॉइंट्स मिलेंगे, ये शॉर्ट पॉइंट्स हैं। इसको आप एग्जाम में लिखेंगे तो शायद कुछ नंबर कट जाएं, पर आपको याद करने के लिए बहुत बेटर होंगे। तो इससे अच्छा आपकी रीड कर लीजिए बुक को और कुछ अपने से बना के लिखने का कोशिश कीजिए, ठीक है। आप बड़े हो रहे हैं अब। तो वही चीज़ है कि शॉर्टेज ऑफ वुड एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि आज एक कंपनी तुमने खोली, ओके, वो फर्नीचर बनाती है, वो सोफ़ा बनाती है, टेबल बनाती है, बेड बनाती है। तो आप क्या किए, आपके मतलब फैक्ट्री के बगल में एक बहुत बड़ा सा ज़मीन है, 1 एकड़ 2 एकड़, आप उसमें पूरा डिफॉरेस्टेशन करवा दिए और वहाँ आपने फैक्ट्री को सेटअप कर लिए। और वो वहाँ से जो वुड निकला, वो वुड को आप क्या चीज़ में यूज़ किए, बेड बनाने में, फर्नीचर बनाने में, अपनी कंपनी के लिए, ठीक है। तो उस टाइम के लिए जितने भी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहे हैं, उनको बेड की ज़रूरत है, सोफ़े की ज़रूरत है, वो आप फुलफ़िल कर दे रहे हैं। पर आगे वाले जो जनरेशन आएंगे, क्या उसके लिए वो जंगल बच पाया? नहीं बच पाया। क्या उसके लिए वो रिसोर्स बच पाए? नहीं बच पाए। तो आगे वाले लोग क्या ज़मीन पे सोएंगे? तो आपको अब शायद क्लियर हो गया होगा ये क्या है, ठीक है। कि आज आप डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, आप उसका यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपको अपने अगले जनरेशन के लिए भी सोच के रखना होगा कि अगले जनरेशन में क्या काम आएगा, ठीक है। आपको रिसोर्स यूज़ करने मिल रही है, ठीक है, तो आगे वाले जनरेशन को भी तो हक है ना उस रिसोर्स को यूज़ करना, क्योंकि वो नेचुरल है, गॉड गिफ्टेड है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा बच बचा के चलना होता है। अब बहुत ही अच्छा पॉइंट आ रहा है, कैन लीड इन द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, जिसको आप लोग ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग को अच्छे से समझने के लिए हम एक नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, जहाँ पे हम अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देंगे ग्लोबल वार्मिंग। और अगर आप अच्छे से सुनेंगे तो मेरा वादा है कि आप कभी नहीं भूलेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। और इसी से रिलेटेड आगे हम लोग बाढ़ की बात करेंगे, ठीक है। बाढ़ जो आती है हमारे यहाँ पे, वो किस कारण से आती है, क्या होता है, ठीक है। चलिए, तो ये अब नेचुरल इन्वायरमेंट बनाने की थोड़ी छोटी सी कोशिश की गई है आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो आपको सबको पता है कि पेड़ जो होता है, ठीक है, वो क्या लेता है, CO2 लेता है, और क्या रिलीज़ करता है, O2 रिलीज़ करता है ये। और हम लोग O2 लेते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ये बात हो रहा है, और हम लोग O2 लेते हैं और CO2 रिलीज़ करते हैं। तो हम लोग और प्लांट्स एक दूसरे को हेल्प करते हैं, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज में। तो होता क्या है ग्लोबल वार्मिंग, अब जब सारे पौधे कट जाते हैं, डिफॉरेस्टेशन हो जाता है, जैसे यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो गया, ठीक है, ये हम लोग काट दिए, डिफॉरेस्टेशन हो गया, हम लोगों ने पौधे को काट दिया। तो इसके बाद क्या हुआ कि CO2 जो है, कौन लेगा CO2? कोई नहीं लेगा। पॉपुलेशन क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है। पॉपुलेशन बढ़ रही है मतलब ऑक्सीजन भी बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ऑक्सीजन भी बढ़ रहा है। ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे। सॉरी, क्या बोल रहा हूँ मैं, पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो CO2 भी बढ़ रहा है, ऑक्सीजन तो घट रहा है ना, तो CO2 भी बढ़ रहा है। तो CO2 जब बढ़ रहा है और CO2 को एब्जॉर्ब करने के लिए कोई भी प्लांट्स बाकी नहीं है अब अर्थ पे, जैसे मतलब बाकी हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन हो गया तो बहुत सारे प्लांट कम हो गए हैं, जिसके कारण CO2 की मात्रा नेचर में बढ़ते जा रही है। तो उससे क्या होता है, CO2 जो गैस होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है जो कि हीट को ट्रैप करती है, ठीक है, हीट ट्रैप करती है। ये आप जान लीजिए कि हीट ट्रैप का एक प्रॉपर्टी होता है CO2 का। तो जो सन रेज आते हैं, ठीक है, जो सन रेज यहाँ पड़ते हैं, उससे क्या होता है कि सारे हीट को ट्रैप कर लेते हैं, और जितने भी हीट आते हैं वो CO2 ट्रैप करके नेचर में रख लेती है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ता है और हमें गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है नेचर की, ठीक है। तो टेम्परेचर अनयूजुअल हो जाता है। एक बार और रिपीट कर दें हम, अगर डिफॉरेस्टेशन होता है तो CO2 की मात्रा
नेचर में बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि ह्यूमंस की पॉपुलेशन बढ़ रही है और ह्यूमंस CO2 को एक्सेल करते हैं, बाहर निकालते हैं, और उसको लेने के लिए कोई भी प्लांट्स ज़्यादा बचे नहीं रहते हैं, तो CO2 नेचर में फैलते जाता है। और CO2 की प्रॉपर्टी क्या है? हीट को ट्रैप करना। तो हीट ट्रैप करती है और वो गर्मी को बढ़ाता है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट है सॉइल इरोजन। इसको 1 मिनट के लिए हम स्किप करते हैं। ठीक है, चौथे पॉइंट पे हम लोग आते हैं। चौथा पॉइंट क्या है? कॉज फ्रीक्वेंट फ्लडिंग ऑफ रिवर्स। ओके, फ्रीक्वेंट फ्लडिंग ऑफ रिवर्स का कारण बनता है। अब क्या होता है? ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ती है, वो जो डायग्राम मैंने आपको दिखाया, जो एक चीज़ समझाई, वापस उस पर चलते हैं एक बार। हाँ, तो आ गया वापस। तो यहाँ पे जब CO2 बढ़ गया, ठीक है, यहाँ पे गर्मी बढ़ गई, तो आप लोग जानते होंगे कि हिमालय है। ठीक है, हिमालय हमारी पर्वत, जो हिमालयन पर्वत है, ठीक है, तो उसमें क्या है कि बहुत सारे आइस ग्लेशियर हैं। ठीक है, 1 मिनट, ये आप गेस कर लीजिए कि ये हिमालय पर्वत है, ऐसे ऐसे पर्वत है। ठीक है, तो यहाँ पे ना आइस ग्लेशियर्स होते हैं। आइस जानते हैं कि अब बहुत ठंडे होते हैं, सियाचिन का नाम सुने होंगे आप, तो वो सारा हिमालयन रीजन में पड़ता है। कश्मीर जानते होंगे, कश्मीर हमेशा ठंडा रहता है। तो ये सब क्या है? हिमालयन रीजन है, और वहाँ पे आइस ग्लेशियर मौजूद होते हैं। तो जैसे गर्मी बढ़ता है, तो गर्मी में क्या होता है? बर्फ़ पिघलता है। फ्रिज से आप बर्फ़ निकालते हैं तो क्या होता है कि बर्फ़ पिघल जाता है। तो उसी ढंग से बर्फ़ क्या होता है? पिघलने लगता है। और आप जानते होंगे कि उसी ग्लेशियर से हमारे नदियों में पानी आता है। ये जो ग्लेशियर्स होते हैं, यहाँ से हमारे माउंटेन से लेके यहाँ से एक रास्ता बना हुआ होता है, माउंटेन से ही हमारे नदियों में पानी आता है। हमारी जो गंगा नदी है, यमुना नदी है, सब हिमालय से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो क्या होता है उस टाइम कि जैसे जैसे बर्फ़ पिघलने लगती है तो पानी का लेवल बढ़ने लगता है, पानी का स्तर बढ़ने लगता है, और नदी यहाँ से लेके यहाँ बढ़ जाती है। ठीक है, मतलब उसका जो लेवल होता है इंक्रीज़ हो जाता है, वाटर लेवल, और जिसको क्या कहा जाता है? बाढ़ कहा जाता है। यही है चौथा पॉइंट, फ्रीक्वेंट फ्लडिंग। तो अगर ये चीज़ होता है कि डिफॉरेस्टेशन होता है, तो उससे क्या होती है? हमारी CO2 बढ़ती है। CO2 बढ़ती है तो ग्लोबल वार्मिंग होता है। ग्लोबल वार्मिंग होता है तो ग्लेशियर पिघलने लगती है, और ग्लेशियर पिघलने लगती है तो नदी में पानी बढ़ता है, जिसके कारण बाढ़ बहुत जल्दी बहुत फ्रीक्वेंटली बाढ़ आते रहते हैं। होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ है, वापस एक बार देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मैसेज कर लीजिए मुझे। ओके, तो नेक्स्ट है कि सॉइल इरोजन, जो हम लोग छोड़ दिया था। सॉइल इरोजन क्या हो रहा है अब? तो जैसे ही पानी का स्तर बढ़ता है, पानी का स्तर बढ़ता है, तो उससे क्या होती है? मिट्टी को काट देता है पानी। अपर लेयर जो फर्टाइल सॉइल होती है, सॉइल का जो लेयर होता है अलग अलग, ये सॉइल जो है ऊपर टॉप सॉइल जिसको कहा जाता है, इसका जो लेयर होता है वो फर्टाइल लेयर होता है, जिसमें हम लोग पौधे लगाते हैं और पौधे उगते हैं। ठीक है, तो वही इसी का जो इरोजन हो जाता है, यहाँ से कट जाती है मिट्टी, कट जाती है तो टॉप लेयर उड़ जाता है, फर्टाइल लेयर जो होता है। तो उसके बाद इसी को कहा जाता है इरोजन। और ये क्या चीज़ में प्रॉब्लम करता है? फिर क्रॉप उगाने में प्रॉब्लम करता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब अफेक्ट द वाटर साइकिल अगला पॉइंट है। हाँ, तो अब हम लोग का 5वां पॉइंट था वाटर साइकिल के लिए। तो ये भी थोड़ा पहले से रिलेटेड पॉइंट है। ये आप अगर नोटिस करेंगे तो सारा जो पॉइंट्स है वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेटेड पॉइंट्स हैं। ठीक है, इसका एक छोटा सा समरी मैं डाल दूंगा आप लोगों के ग्रुप में, जिसके कारण आप लोगों को आसानी होगी समझने में। तो होता क्या है कि जब पौधे बहुत सारे लगे हुए हैं, यहाँ पे लेट कर लो कि ऐसे ऐसे एक पौधा लगा हुआ है, तो ये डिफॉरेस्टेशन किया गया। ठीक है, यहाँ पे लार्ज स्केल में ये फॉरेस्ट है, लेट कर लो कि ये जो फॉरेस्ट है जो हम लोग बनाया था अब उतना अच्छा नहीं है, जैसा भी है रहने दो। तो ये फॉरेस्ट जो है, इसको डिफॉरेस्टेशन किया गया। तो फॉरेस्ट क्या करते हैं? फॉरेस्ट का जो काम होता है कि वो ग्राउंड वाटर जो नीचे होता है उसको नीचे रूट से अपने सक करते हैं। ये जो रूट्स उनके होते हैं उससे वो ग्राउंड वाटर को ऊपर लेते हैं, सक करते हैं, और उसके बाद उनके जो लीव्स होते हैं, लीव्स होते हैं, उससे ट्रांसपीरेशन होता है, लॉस ऑफ वाटर होता है। ये लीव्स का काम क्या होता है? ट्रांसपीरेशन करने का। ठीक है, ट्रांसपीरेशन। आप लोगों को एग्जाम में इतना लिखना नहीं होगा, बस मैं समझाने के लिए आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। फ्यूचर में बहुत काम आएगा ये सारा चीज़ अगर आपको आता होगा तो। ट्रांसपीरेशन होता है जिसके कारण
फिर वही जो पानी निकलता है, यहाँ लॉस ऑफ वाटर इसको कहा जाता है, तो ये जो पानी निकलता है उसके बाद यही पानी इवापोरेशन प्रोसेस के थ्रू हमारे एयर में जाता है, और हमारे एयर में जाता है तो वहाँ पे ही वो कंडेंस होता है, ठीक है। वापस इवापोरेशन का उल्टा कंडेंसेशन होता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा नेचर ठंडा होता है, और उसी को बारिश के रूप में हम लोग नोटिस करते हैं, ठीक है। तो अगर पेड़ ही कट जाएंगे तो ट्रांसपीरेशन नहीं होगा, और ट्रांसपीरेशन नहीं होगा तो बारिश की कमी हो जाएगी, और बारिश की कमी हो जाएगी तो ड्राउट हो जाएगा। जो सम नेचुरल जो हम लोग फेनोमेना पढ़े थे कि नेचुरल फेनोमेना के कारण भी प्रॉब्लम होती है, जिसमें फॉरेस्ट फायर और ड्राउट्स पढ़े थे। तो एक तरह से ड्राउट्स भी ना मैन मेड ही हो जाता है, ठीक है, कि आदमी का ही बस, लेकिन बहुत लंबा प्रोसेस में होता है, इसलिए हम उसको नेचुरल क्राइटेरिया में डालते हैं कि ये नेचर के कारण हुआ है। ओके, और आगे है कैन लीड्स टू द एक्सटिंक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। सबसे आसान पॉइंट, वाइल्ड लाइफ कहाँ, वाइल्ड लाइफ में क्या होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स एंड वाइल्ड प्लांट्स दोनों होते हैं। तो एक्सटिंक्शन मतलब उनका ख़त्म होना। जब उनका घर ही तोड़ दिया जाएगा तो वो रहेंगे कहाँ, अगर वो रहेंगे नहीं तो वो ज़िंदा नहीं रहेंगे। जैसे उनका हैबिटेट है पानी, ठीक है। अब पानी में हम लोग फैक्ट्रीज़ का वेस्ट डाल देते हैं, पूरा वेस्ट हम लोग फैक्ट्री का डाल देते हैं, जिसके क्या होता है उसमें सारी मछलियाँ मर जाती हैं। तो क्या हुआ, अगर बाय द वे उस नदी में 2 ऐसी प्रकार की मछलियाँ हैं जो पूरे दुनिया में बस 2 ही हैं, और उसमें हमने वेस्ट डाल दिया तो वो दोनों मछलियाँ मर गईं, तो एक स्पीसीज़ जो है मछलियों का, एक प्रजाति, वो ख़त्म हो जाएगी हमारे चलते। तो डिफॉरेस्टेशन का ये भी एक कॉज है। ओके, तो उनका घर ही अगर नहीं रहेगा, ये वाटर का एग्जांपल मैंने अलग ले लिया डिफॉरेस्टेशन से, लेकिन सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं। बंदर रह रहे हैं पेड़ पे लटक रहे हैं, अब अगर उनका घर तोड़ देंगे तो आप लोग के घर में आके घर तोड़ देंगे, बस यही चीज़ है। तो अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कुछ कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, कि हम लोग इस चीज़ों से बच कैसे सकते हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स जो होते हैं इन चीज़ों से बचा कैसे जाए, उसके अलग अलग टिप्स देखेंगे हम लोग। बायोस्फीयर रिजर्व फिर पढ़ेंगे, उसी में जो आते हैं, और उसके आगे बहुत सारे स्पीसीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देख लीजिए। इसका एक छोटा सा समराइज्ड मैं डाल दूंगा आप लोगों के ग्रुप में, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए कल वेट कीजिए, तब तक के लिए देखिए, पढ़िए।